नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूक्रेन की नेवी ने रूस के एक युद्धपोत को तबाह कर दिया है। 20 सेकंड के अंदर यूक्रेन ने दो हार्पून मिसाइल दागी और काला सागर में रूस का युद्धपोत काले धुएं में समा गया। यूक्रेन ने यह मिसाइल अटैक ब्लैक सी के उस आइलैंड के लिए किया जिसे पुतिन ने अपना पावर सेंटर बना रखा है। जिस टापू पर पहले यूक्रेन का कब्जा था, लेकिन वो टापू अब जेलेंस्की के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। इस जंग में पुतिन का कोबरा कैसे सुपर एक्टिव हो गया है और स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। मिसाइल अटैक का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। यूक्रेन की नौसेना ने सिर्फ 20 सेकंड में रूस के नौसेना के एक पोत को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन की नेवी ने सिर्फ 20 सेकंड में एक के बाद एक दो मिसाइलों से निशाना साधा और उनका टारगेट ऐसे जलकर समंदर में समा गया। आमने सामने की जंग में मरने मारने का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन यूक्रेन की नौसेना अपने इस हमले को बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। यूक्रेन की नेवी ने यह हमला कहां किया है? इस हमले में रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? यूक्रेन के इस नेवल अटैक का मकसद क्या है? इसे जानने के बाद आपको भी इस मिसाइल अटैक की अहमियत समझने में मदद मिलेगी। यूक्रेन की नौसेना का दावा है कि उसने काला सागर के स्नेक आइलैंड के काफी करीब मौजूद रूस के वसीली बेक नौका को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया है। ब्लैक सी फ्लीट की इस नौका का इस्तेमाल रूस की नौसेना अपने गोला बारूद, हथियार और सैन्य कर्मियों को स्नेक आइलैंड पर पहुंचाने के लिए कर रहा था। इनकी सेना का तो दावा यहां तक है कि जिस वक्त वसीली बेक नौका पर मिसाइल से हमला किया गया, उस वक्त उस पर रूस का टॉर मिसाइल सिस्टम लोड था, जिसे वो स्नैक आइलैंड पर पहुंचाने वाली थी। रूस की सेना इस नौका को अपनी मंजिल पर पहुंचाती उससे पहले ही ये नौका यूक्रेन की सेना की मिसाइल के निशाने पर आ गई। दरअसल युद्ध शुरू होने से पहले काला सागर में मौजूद स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन का कब्जा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूस की नौसेना ने इस टापू पर अपना कब्जा जमा लिया। स्नेक आइलैंड पर अधिकार की वो लड़ाई उस वक्त भी इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई थी। स्नेक आइलैंड यूक्रेन की सेना के लिए आंख नाक है। काला सागर से सटे अपने दक्षिणी इलाकों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा जरूरी है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना कई मर्तबा कोशिश कर चुकी है। स्नेक आइलैंड पर कब्जा जमाए बैठी रूस की सेना को तबाह करने के लिए यूक्रेन के 2 सुखोई 27 लड़ाकू विमान टापू पर पहुंचते हैं, टापू पर बम गिराते हैं, लेकिन रूस की सेना झपट्टा मारते हुए यूक्रेन के दोनों फाइटर जेट पर निशाना साधती है, जिससे चकमा देकर यूक्रेन के विमान फौरन आसमान से गायब हो जाते हैं। उसके ठीक बाद यूक्रेन का ड्रोन हमला होता है, जिसमें रूस के एक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता है।
अपने उस ड्रोन अटैक में यूक्रेन ने रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को ठीक उसी वक्त तबाह किया जब रूस के सैनिक टापू पर उतर रहे थे। जून 2022 यूक्रेन की सेना TB2 ड्रोन से अटैक कर रूस के सेरना क्लास लैंडिंग क्राफ्ट को तबाह कर दिया है। यह लैंडिंग क्राफ्ट भी स्नेक आइलैंड के किनारे समंदर में गश्त लगा रहा था। जून 2022 ठीक 7 दिन बाद एक बार फिर यूक्रेन की नेवी ने पूरी ताकत के साथ स्नेक आइलैंड को रूस की सेना से मुक्त कराने के लिए मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में उसने एंटी शिप हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन को हार्पून मिसाइल डेनमार्क ने दिया है। हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल है। इस मिसाइल ने कई जंगों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और अब यूक्रेन की नौसेना की शक्ति बनी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले को यूक्रेन ने ओदेसा से अंजाम दिया और स्नेक आइलैंड के पास मौजूद रूस के वसीली बेक नौका को तबाह कर दिया है। स्नेक आइलैंड यूक्रेन और रूस दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। इसके जरिए काला सागर तक पहुंचा जा सकता है। स्नेक आइलैंड पर कब्जा जमा कर रूस एक साथ कितने निशाने साध रहा है हम ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस टापू का भूगोल समझ लीजिए। स्नेक आइलैंड 18 हेक्टेयर में फैला है। ये आइलैंड उत्तर पश्चिमी काला सागर में है। यूक्रेन की मुख्य भूमि से स्नेक आइलैंड की दूरी 48 किलोमीटर है। वहीं रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से स्नेक आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है। ऐसी आशंका है कि स्नेक आइलैंड को रूस अपनी नौसेना के लिए अहम ठिकाना बना सकता है, क्योंकि इस टापू पर नियंत्रण करने वाला यूक्रेन के दक्षिण हिस्से पर हर पल नजर रख सकता है। वो जब चाहे तो जहाजों की आवाजाही रोक सकता है, साथ ही साथ यूक्रेन के अहम बंदरगाहों को बर्बाद कर सकता है। यही वजह है कि स्नेक आइलैंड पर रूस ने अपने कई शक्तिशाली हथियारों को जमा रखा है। स्नेक आइलैंड पर रूस ने अपना ASAM सिस्टम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल लगा रखा है। टोर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। पंसीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है ताकि काला सागर से सटे दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा जमाया जा सके। जंग चौथे महीने में पहुंचने वाली है। रूस ने यूक्रेन पर फरवरी में हमला किया। मार्च में युद्ध तेज हुआ। अप्रैल से होते हुए जून में भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। रूस ने इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काला सागर और काला सागर में मौजूद स्नेक आइलैंड पर कब्जा जरूरी था, जिसे रूस ने युद्ध के शुरुआत में ही अपने निशाने पर ले लिया। युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर मॉस्कोवा युद्धपोत वहां पहुंच गया था, जो रूस की स्नेक आइलैंड वाली जीत की वजह बना। यही वजह है कि आगे चलकर यूक्रेन ने रूस को मॉस्कोवा को बर्बाद कर दिया। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद रंग का ताकतवर युद्धपोत था। जवाब में बेस पर मौजूद यूक्रेन का सैनिक बोलता है, यूक्रेन की सरकार ने सैनिकों की बहादुरी को देखते हुए हीरो ऑफ
यूक्रेन के सम्मान से नवाजा और उसी वक्त से यूक्रेन की सेना स्नेक आइलैंड पर फिर से कब्जा जमाने में लगी हुई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग का कहना है कि रूस बार बार स्नेक आइलैंड पर अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगर रूस स्नेक द्वीप पर अपनी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को लगा देता है तो वो काला सागर के उत्तर पश्चिम भाग और दक्षिणी यूक्रेन के जल, थल और नभ पर नियंत्रण कर लेंगे। स्नेक आइलैंड रोमानिया के तट से 45 किलोमीटर दूर है, जो नेटो का हिस्सा है। ऐसे में इस टापू पर S-400 एयर मिसाइल सिस्टम लगाना गेम चेंजर साबित होगा। अगर रूस एयर मिसाइल सिस्टम लगाने में कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ ओडेसा खतरे में आ जाएगा, बल्कि नेटो का दक्षिणी हिस्सा भी खतरे में पड़ जाएगा। फिलहाल रूस के स्नेक आइलैंड पर कब्जे की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के ओडेसा पर अधिकार जमाने की कोशिश है, क्योंकि ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है तो अगर उसके जहाज मारियोपोल से गुजरे तो उन्हें उन छोटी जलसंधियों से गुजरना होगा जिससे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। इसलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओडेसा के ऊपर दबाव बना रखा है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काला सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा। रूस की सेना के इसी प्लान को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन बार बार स्नेक आइलैंड पर हमले कर रहा है, उसे वापस लेने के लिए जंग लड़ रहा है। और यूक्रेन में जंग लड़ने दूसरा कादिरव पहुंच गया है। रमजान कादिरव, उसे खुद से भी ज्यादा खूंखार बनाने के लिए यूक्रेन युद्ध में उतार दिया गया है। युद्ध में शामिल होकर वो चेचन लड़ाकू के साथ खून खराबा सीख रहा है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि कादिरव की कुर्सी वही संभालने वाला है। वो कौन है, कहां है, क्या करने वाला है, जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। रमजान कादिरव पुतिन का हिटमैन है। रमजान कादिरव का हिटमैन कौन? कादिरव पुतिन का सबसे वफादार है। कादिरव का सबसे वफादार कौन? रमजान कादिरव पुतिन का राइट हैंड। रमजान कादिरव का राइट हैंड कौन? पुतिन के एक इशारे पर खून की दरिया बहाने वाले चेचन स्पेशल फोर्स का सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरव के लिए पुतिन का आदेश पत्थर की लकीर है। लेकिन क्या आप जानते हैं रमजान कादिरव का सबसे बड़ा यस मैन कौन है? वो कौन है जो कादिरव की सुनने के बाद अपनी भी नहीं सुनता? वो कौन है जिसे रमजान कादिरव अपना सबसे खूंखार हंटर मैन बनाने में लगा है? वो कौन है जिसे कादिरव चेचन फोर्स का उत्तराधिकारी बनाने वाला है? रमजान कादिरव, नाम तो आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका, जिसे ना टैंक की जरूरत है ना मिसाइल की, फिर भी जंग में खौफ का जलजला लाने के लिए उसका नाम ही काफी होता है। ये ऐसा खूंखार है, उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। वो अपने बाद किसे चेचन फोर्स का कमान देना चाहता है, किसे अपने जैसा खूंखार बनाने में लगा है, किसे खुद की तरह बर्बर बनाने को तुला है। जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कोई और नहीं
बल्कि खुद रमजान कादिरफ का नाबालिग बेटा है। उसका नाम है अदम कादिरफ। रमजान कादिरफ का बेटा जो अभी सिर्फ 14 साल का है। रमजान कादिरफ ने उसे यूक्रेन जंग में उतार दिया है। 14 साल के बच्चे को जंग मैदान में उतारना रमजान कादिरफ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरफ 8 से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतनी कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथों में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरफ के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी चेचन के किड कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं। सही सुना आप। इतने छोटे बच्चे के जहन में बारूद का नशा भरने वाले कादिरफ ने ऐसे ही अपने बेटे के हाथों में कम उम्र में ही बंदूक थमा दी और अब अपने खून को खून खराबा सिखाने के लिए जंग में उतार दिया है। दुनिया को इसकी भनक तब लगी जब रमजान कादिरफ ने अपने बेटे अदम कादिरफ को साथ लेकर मारियोपोल के एक अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में रमजान कादिरफ ने अपने बेटे की मुलाकात अपने खास कमांडर रुजलान ज़िरिमियेव से कराई। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुजलान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। रमजान कादिरफ का कहना है कि वो अदम को जंग मैदान में इसलिए लेकर गया ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके, युद्ध के दांव पे सीख सके, मरने और मारने का युद्ध कौशल को करीब से अनुभव कर सके। कादिरफ ने अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध में खुद के जैसे बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरफ ने बेटे को जंग के मैदान में उतार दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कसाई गैंग का कमांडर बच्चा ब्रिगेड को बचपन से ही सेना की वर्दी पहना देता है, उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए घुड़सवारी सिखाता है और जंग के मैदान में दुश्मनों का खून बहाने के लिए संगीनों की सरपरस्ती सिखाता है। यूक्रेन के कैपिटल कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरफ और उसके चेचन लड़ाकों की मौजूदगी के आरोप लगे। बूचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा दिया, उसमें भी कादिरफ के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाशलीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरफ की प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवेरोडोनेत्स्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। ये वही रमजान कादिरफ है जिसने पुतिन के कहने पर सीरिया में इतनी कब्रें खड़ी कर दी कि रमजान कादिरफ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Ну, Украина это закрытый вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. रमजान कादिरफ राष्ट्रपति पुतिन का वो वफादार जिसे दुनिया चलती फिरती किलिंग मशीन कहती है। रमजान कादिरफ राष्ट्रपति पुतिन का वो खास कमांडर जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द मौजूद नहीं। वो एक बार फिर धमकी पर उतर आया है।
कादिरफ के मुताबिक वो इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नाटो को सजा भी देंगे। На днях вы увидите настоящую спецоперацию, которая видно будет, как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и из Украины. चेचन लड़ाकों की लड़ाई और रमजान कादिरफ की सक्रियता को देखकर विदेशी मीडिया दावे कर रही है कि पुतिन के इशारे पर यूक्रेन की असल लड़ाई को रमजान कादिरफ ही अंजाम दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से चेचन फोर्स के हमले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई का ऐलान रमजान के लिए सपने जैसा था। वो सालों से इसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही पुतिन का ऑर्डर चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पहुंचा, रमजान अपनी खूंखार सेना के साथ यूक्रेन कूच कर गया। रमजान कादिरफ को समझने के लिए आपको रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1855 किलोमीटर दूर चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी चलना होगा, जहां राज तो रमजान कादिरफ का है, लेकिन सिक्का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चलता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तब चेचनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस को ये गवारा नहीं था। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रूस ने कुछ समय बाद पैर पीछे खींच लिए। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचनिया में कहर ढा दिया। चेचनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया गया, ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत हो गया, फिर शुरू हुआ आतंकवाद। इससे निपटने के लिए रूस ने वही खेल खेला जो हर देश में खेला जाता है। पैसे और पावर का लालच दिखा के विद्रोहियों को तोड़ दिया गया। अहमद कादिरोव अपने साथी विद्रोहियों को छोड़ के रूस के साथ आ गया, लेकिन 2004 में वो अपने पुराने साथियों के हाथों मारा गया। फिर उसका बेटा रमजान कादिरफ वहां का प्रधानमंत्री बना। अब वो पुतिन का आदमी था चेचनिया में, जहां पर हमेशा रूस से अलग होने के नारे लगाए जाते थे। वहां रमजान ने रूस की सत्ता फैला दी। रूस की चिंता अब कम हो गई थी, फिर चेचनिया को भी फायदा लगा था। वहां का 80% बजट रूस से फाइनेंस होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, चमकते मॉल। रमजान भी एक धनी आदमी बन गया और 2007 से चेचनिया का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन के एक इशारे पर अपने खूंखार लड़ाकों को साथ लेकर ऑपरेशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल गया। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रूस की सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। युद्ध के दौरान कादिरफ कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। कादिरफ ने कई बार उसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरफ का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देती, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरफ अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं ताकि अपने सुपर बॉस पुतिन के फरमान को अमली जामा पहना सके। साथ ही यूक्रेन युद्ध में अपने बेटे को उतारकर उसे युद्ध कौशल का पाठ सिखा सके। और यूक्रेन जंग के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मनचाही मुराद पूरी हो गई है। दरअसल रूस के खिलाफ
जंग जारी रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के सामने अब नए हथियारों की एक डिमांड लिस्ट रखी है। हालात की नजाकत को समझते हुए अमेरिका और यूरोप के 4 बड़े देशों ने ज़ेलेंस्की की इस मांग को पूरा कर दिया है। यानी कि ज़ेलेंस्की को एक नया रक्षा कवच मिल गया है और इसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि पश्चिमी देशों के हथियारों से पहले से ही ये परेशान रूस के लिए यूक्रेन जंग अब और ज्यादा भीषण होने वाली है। ज़ेलेंस्की को मिला नया सुरक्षा कवच। ज़ेलेंस्की को मिली मनचाही मुराद। ज़ेलेंस्की की नई शॉपिंग लिस्ट की डिमांड पूरी। अब जंग भीषण होगी, घमासान होगी। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की मनचाही मुराद कैसे और किसने पूरी की। आखिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नए सुरक्षा कवच का राज क्या है और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नई शॉपिंग लिस्ट की डिमांड कैसे पूरी हुई। उससे पहले हम आपको डॉनबास के मैदानी जंग की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप दहल जाएंगे। यूक्रेन के बैटलफील्ड में तबाही का बारूद बरसाते ये रूस के लड़ाकू विमान Su-25 की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किया है। सिर्फ यही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली इस्कंदर मिसाइल के हमले की भी फुटेज जारी की। ये यूक्रेन के लीव शहर पर रूसी सेना के हमले की गवाही देती एक और तस्वीर है। इस वीडियो को भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने पश्चिमी लीव शहर पर अपनी मिसाइल से हमला किया। रूसी सेना का दावा है कि इस हमले में रूसी गोलाबारी के बीच लोगों की जान बचाने की कुछ और तस्वीरें सेवेरोडोनेस्क शहर से भी आई हैं। ये वही शहर है जिस पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी है। लेकिन इस जंग के बीच ऐसी तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि यूक्रेन किस तरह अपनी सरजमी के हर एक इंच और अपने हर एक नागरिक की जान बचाने के लिए लड़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी यूक्रेन के ओडेसा शहर पहुंची। ओडेसा शहर भी रूसी सेना के निशाने पर है। जंग से पहले ये शहर पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन अब वीरान पड़ा है। रूस के हमले में शहर के कई होटल तबाह हो चुके हैं। शहर में फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी ने अपने कैमरे में कैद किया। जंग में आमतौर पर जिंदा लोगों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन रूस की एक बेरहम तस्वीर ये दिखाती है कि उसने मुर्दा लोगों को भी नहीं छोड़ा। इस वक्त हमारी मौजूदगी ओडेसा के एक कब्रिस्तान में है, जहां रूस ने मई महीने में हमला किया। ये वो जगह है, कब्रिस्तान का एक हिस्सा है जहां रूस ने बम गिराए और आप देखिए बम कितना घातक था। ये करीब 20 से 25 फुट चौड़ा यहाँ एक गड्ढा बन गया है, गहरा गड्ढा यहाँ पर है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हुई थी, जो कब्रिस्तान में यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। और अभी जरा तस्वीर ये देख लीजिए, ये वो जगह है जहाँ बम गिराया। अब जरा इस बम गिराए जाने की जगह से अलग हटते हैं और आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि इसका असर क्या हुआ। जो बम जिस जगह गिराया उसके आसपास जितनी भी पक्की कब्रें थीं वो सब तहस नहस हो गई।
चलिए अब आपको बताए देते हैं कि आखिर हमने शुरुआत में ये क्यों कहा था कि ये जंग अब और भीषण होगी और घमासान होगी। दरअसल ये बताने से पहले हम आपको अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का एक बयान सुनवाते हैं। The U.S. Congress approved $40 billion to provide additional security assistance, economic and humanitarian support for Ukraine. And on June 1st, President Biden authorized an additional $700 million to meet Ukraine's critical needs for today's fight. And that included HIMARS rocket systems with guided MLRS munitions. This package also included javelins, helicopters, counter-battery radars, and ammunition. And I'm especially pleased to be able to announce today that the United States will provide an additional $1 billion security assistance package for Ukraine. अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का ये बयान कई मायनों में अहम है, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को HIMARS हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देगा। यकीनन ये खबर राष्ट्रपति के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये तो तय है कि यूक्रेन की सेना के साथ HIMARS रॉकेट सिस्टम आने के बाद ये जंग और भीषण और घमासान होने वाली है। HIMARS लंबी दूरी के टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है। HIMARS अमेरिका का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सस्ता और मजबूत मिसाइल सिस्टम है। HIMARS की रेंज 300 किलोमीटर तक है, लेकिन यूक्रेन को मिलने वाले HIMARS सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर होगी। HIMARS की हर यूनिट में महज 1 मिनट में 6 GPS गाइडेड रॉकेट लोड हो सकते हैं। अमेरिका ने HIMARS को 1990 के दशक में अपनी सेना के लिए विकसित किया था। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डॉनबास में जारी जंग का जिक्र करते हुए अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन से हथियारों की शॉपिंग लिस्ट की एक डिमांड रखी थी। इस शॉपिंग लिस्ट में ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए नेटो और अमेरिका से उनके घातक हथियारों की मांग की थी। मसलन ज़ेलेंस्की ने नेटो से 1000 हॉवित्जर तोपें, 300 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 2000 बख्तरबंद गाड़ियां और 1000 ड्रोन मांगे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपनी मनचाही मुराद और अपनी नई शॉपिंग लिस्ट पूरी होने की खुशी का इजहार पूरे देश के सामने किया। Провів сьогодні важливу розмову з президентом Америки Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту, новий пакет підтримки на $1 мільярд. Це береговий захист, це артилерія, сучасні ракетні системи. Будемо чекати. Вдячні за цю підтримку. Вона особливо вагома передусім для нашої оборони на Донбасі. В России хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги. इसके ठीक उलट रूस ने अमेरिका पर यह तोहमत लगाते हुए कहा कि अमेरिका जो हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, उनकी वजह से ही यूक्रेन के नागरिकों की मौत हो रही है। रूस पहले भी अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन पर यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर अपनी नाराजगी जता चुका है। First, the U.S. Undersecretary of Defense announced that the U.S. has transferred to Ukraine 108 M777 howitzers and 220,155 millimeter artillery rounds. These long-range armaments enabled the Ukrainian army to strike beyond the line of contact into residential areas with no military presence. And now this Western artillery is killing innocent people. I would like to say to the Western countries supplying weaponry to Ukraine, the blood of civilians is on your hands. The tragedy in Donetsk confirms once again that you are fighting a proxy war with Russia with the hands of Ukrainians. दरअसल डॉनबास की जंग में डोनेस्क और सेवेरोडोनेस्क शहरों से आई तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया दहल चुकी है।
कभी आबाद रहने वाले शहर आज की तारीख में खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना की बमबारी की वजह से डोनेट्स्क के एक गांव में 5 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। Сгорело, да, люди погибли. Все сгорело, мое все сгорело. Все годами строила. Да. Не плачь, не буду. डॉनबास के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, अब यूक्रेन की फौज उन इलाकों को निशाना बना रही है। लेकिन इस जंग का खामियाजा उन इलाकों में रहने वाले मासूम और बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के जिन शहरों में जंग लड़ी जा रही है, वहां बर्बादी और तबाही के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे हालात में 16 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इन सभी नेताओं ने पहले कीव के उन हिस्सों का दौरा किया जहां रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक लंबी मीटिंग की। मीटिंग में रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि नेटो यूक्रेन को बहुत जल्द बड़ी मदद देगा।